Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Now we are discussing our poem No Man Are Foreign. In this poem we discuss our first three stanza. Now we shall take up stanza number 4 and 5. In these first three stanza we came to know that poet does not think that any man belong to any other country. He says that all the citizens of whole world are just like our brother and sister. He does not want to create any difference between people of our country and the people of America, people of England, people of China, people of Pakistan. He wants to convey the message that all the people of different countries are same, as they have same body parts, same type of blood in their veins. So how those people can be foreigner? How those people can be Muslims? वो कहता है कि सभी लोग जो है वो एक जैसे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स, उनके ऑर्गन्स एक जैसे हैं, उनका खून का रंग एक जैसा है, उनका शरीर एक जैसा है, तो वो हमारे लिए अजीब क्यों है, अजनबी क्यों है, क्यों हो सकते हैं? तो वो हमें ये मैसेज देना चाहता है कि इस संसार के सभी लोग हमारे ब्रदर और सिस्टर हैं. नाउ fourth stanza. Let's remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Let's remember, we who take arms against each other. Let's remember whenever we are told. Poet again remind us that whenever we are told by someone to hate our brother of different countries, then if we start to hate ourselves, it means we shall dispose. Dispose means deprive, dislodge, वंचित रखना. तो इसका मतलब हम खुद ही वंचित रखेंगे उनको. बिट्रे मीन्स टू डिसीव, धोखा देना, टू डिसीव. और डिस्पोजिस मीन्स डिप्राइव, वंचित रखना, वंचित करना. कंडेम मीन्स उनको, उनकी बुराई करना. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. और कहता है कि याद रखो, हम जो एक दूसरे के खिलाफ वेपन उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं किसी के कहने से, एंड दैट पर्सन में बी आवर लीडर, दैट में बी आवर डिक्टेटर, on whose call we start to take arms against each other. जिसके कहने मात्र से ही हम हथियार उठा लेते हैं, दैट इज़ आवर फॉल्ट, नॉट द फॉल्ट ऑफ अदर. तो वो यहाँ पोइट ये कहना चाहता है कि अगर हम किसी के कहने से अपने भाइयों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, तो ये गलती हमारी है. इसका मतलब ये है कि हम उनको किसी अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं. तो ये जो स्टेंजा है, दिस स्टेंजा इज आल्सो गिविंग द सेम मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो ये भी सांसारिक भाईचारे का मैसेज देता है ये स्टेंजा भी. नेक्स्ट, it is the human earth that we defile. Poet wants to convey the message that
इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। कहता है कि ये ज़मीन जो है, ये धरती बहुत ही शुद्ध है और हम ही हैं जो हम इसको पोल्यूट करते हैं। डिफाइल मीन मेक डर्टी, पोल्यूट। यानी ह्यूमन बीइंग, वी इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग आर सच पीपल हु पोल्यूट दिस अर्थ, जो इस धरती को पोल्यूट करते हैं, अशुद्ध बनाते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर and dust outrage the innocence. Our hells of fire. We pollute this earth with hell of fire. Hell of fire का मतलब suppose war goes on, लड़ाई चल रही है, लड़ाई के दौरान क्या होगा? Explosion of bombs, and that explosion of bomb will be there in form of फायर, वो आग उगलता हुआ होगा, बमों का जो धमाका होगा, आगजनी होगी और लोग जो है, लाखों लोग तबाह होंगे। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हेयर इनोसेंस का मतलब क्या दिया हुआ है? वायलेट द प्योरिटी ऑफ एयर। और जैसे ही बम धमाका होगा तो क्या होगा? डस्ट, धूल जो है वो पैदा होगी इन्वायरमेंट में, एंड दैट विल मेक, दैट विल चेंज द प्योरिटी इनटू इम्प्योरिटी। वो शुद्धता को, धरती की जो शुद्धता है उसको अशुद्धता में बदल देगी। क्या चीज़ बदलेगी? जो युद्ध में एक्सप्लोजन होगा बम्स का, ऑफ एयर, हवा की शुद्धता को वो डस्ट जो है, वो डस्ट हवा की शुद्धता को ख़त्म करेगी और अशुद्ध बनाएगी। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। कहता है हम ही हैं इन सब चीज़ों के पीछे। यानी ह्यूमन बीइंग इज देयर बिहाइंड ऑल थिंग्स। ह्यूमन बीइंग इज देयर बिहाइंड एक्सप्लोजन ऑफ बम्स, and that explosion of bombs will defile this earth। वो इस धरती को अशुद्ध बनाएगा। और पोइट फिर लास्ट में फिर ये देना चाहता है मैसेज, ये कहना चाहता है कि यू शुड रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन। आप इस बात को याद रखें कि कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है और ना ही कोई कंट्री स्ट्रेंज है, ना ही कोई देश अजनबी है, ना ही किसी देश के व्यक्ति अजनबी हैं, ना ही कोई देश अजनबी है। Here he again wants to convey the message that we are united। हम सब संगठित हैं, हम सब एक हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस की बात कही गई है। पोएटिक डिवाइस में जो है, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की। Here in this poem there is no proper rhyme scheme। कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ फॉरेन, यहाँ ब्रिज, यहाँ अपॉन और यहाँ लाई, यानी किसी भी वर्ड की आपस में राइम किसी दूसरे के साथ नहीं बनती। सो दिस पोएम इज रिटन विद फ्री वर्स। इसको बोलते हैं फ्री वर्स, जहाँ कोई प्रॉपर राइम स्कीम ना हो। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे एलिट्रेशन एक
दिखाई देता है एलिट्रेशन। बॉडी ब्रीथ, एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम लाइन, सेम वर्ड, सेम साउंड इन अ लाइन और टू, एक लाइन में या दो लाइनों में एक जैसी ध्वनि का बार बार आना, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ये ब्रीद है, जैसे ब्रीद ब साउंड है, बॉडी ब्रीद, तो ये क्या है? ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन। दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज एंजामेंट, वो है एंजामेंट। ये आपको यहाँ दिखाया गया है, एंजामेंट, एम साइलेंट है, एंजामेंट। एंजामेंट क्या होता है? जिसमें एक लाइन जो है कंटिन्यू होती है दूसरी लाइन के साथ। अब जैसे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, ये लाइन देख रहे हैं आप, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक अवर्स, तो ये लाइन यहाँ तक कवर होती है, यहाँ तक आई है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक अवर्स, तो ये एंजामेंट है। जब एक लाइन दूसरी लाइन से अटैच हो, वो एंजामेंट है। तो ये दो पोएटिक डिवाइस जो है वो इस पोएम के अंदर दिखाई दिए हैं। सो दिस वाज all related to this poem. Okay, thank you. You will read the whole poem. We shall discuss question answer in next video. I hope you will try to understand it. Okay, thank you.